वक्त की सुइयां अब ईरान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने को बेताब है। अमेरिका और अरब देशों की चौतरफा घेराबंदी ने तेहरान की नींद उड़ा दी है। अगर ईरान को लगता है कि वो सुरंगों में बने खुफिया ठिकानों के जरिए बच जाएगा तो उसकी यह सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि पेंटागन के विध्वंसक ब्लूप्रिंट में नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक का ऐसा तांडव हो सकता है जिसके बाद ईरान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, या तो घुटने टेको या तबाह हो जाओ। क्योंकि ट्रंप ने 27 साल पुराने उस फॉर्मूले को युद्ध में आजमाने का फैसला कर लिया है जिससे ईरान का बचना मुश्किल है। तो ट्रंप का कोसोवो मॉडल तैयार हो चुका है। ईरान पर हमले का पहला स्तर होगा जिसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाएगी, जहां अमेरिका वायु शक्ति से प्रहार करेगा। पहला टारगेट IRGC सेंटर, दूसरा टारगेट मिसाइल सिटी और तीसरा टारगेट ड्रोन ठिकाने होंगे। दूसरे स्तर में फुल स्केल अटैक की तैयारी है जिसमें सुरक्षा तंत्र पर प्रहार किया जाएगा, रडार सिस्टम खाक किया जाएगा, नेविगेशन सिस्टम को तबाह किया जाएगा, डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तीसरे स्तर में ईरान का संपूर्ण दहन किया जा सकता है। इसके लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार किया जाएगा, रेलवे स्टेशन तबाह कर दिए जाएंगे, पावर स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा, ऑयल स्टेशन खाक कर दिए जाएंगे और प्रशासनिक इमारतें मिट्टी में मिला दी जाएंगी। ट्रंप के पास पीछे हटने का विकल्प नहीं है। वो एयर अटैक का दायरा बढ़ा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोसोवो युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर किया था। तब अमेरिका ने 13 देशों के साथ मिलकर एलाइड फोर्स बनाई थी। अब अमेरिका 50 देशों के साथ मिलकर एलाइड फोर्स बना सकता है जिसमें अरब के सहयोगी देश शामिल होंगे, जबकि नाटो देश पहले से ही साथ है। हालांकि इस एलाइड फोर्स को सऊदी अरब की अगुवाई में बनाया जा रहा है। हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी से चक्रव्यूह तैयार किया है और इसके लिए द्वीपों पर खुफिया अड्डे बनाए गए। इन ठिकानों का सीधा कनेक्शन बंदर अब्बास पोर्ट से किया गया है, जो समंदर के नीचे सुरंग से सीधे जुड़े हुए हैं। इसी सीक्रेट रास्ते से द्वीपों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये द्वीप है हॉर्मुज, केश्म, लराक, बड़ा तुंब और छोटा तुंब, जहां से ईरान हमले भी कर रहा है, हॉर्मुज में निगरानी भी रख रहा है, साथ ही अमेरिका के हमलों को नाकाम भी कर रहा है। ट्रंप के सामने पहली चुनौती है एलाइड फोर्स जैसा गठबंधन तैयार करना, दूसरी चुनौती है ईरान के काउंटर अटैक को रोकना, तीसरी चुनौती है अरब देशों की सुरक्षा करना। महाशक्ति अमेरिका पानी की एक एक बूंद के लिए तरस सकता है। क्या बिना किसी मिसाइल, बिना किसी धमाके के वॉशिंगटन का पूरा सिस्टम हैक करके ठप किया जा सकता है? अमेरिका के मिनेसोटा में ऐसा ही हुआ है। एक साथ 36 शहरों के वाटर नेटवर्क पर भीषण साइबर हमला हुआ है। अचानक पानी को ऑटोमेटिक प्लांट ठप हो गए और अधिकारियों को मैनुअल तरीके से पंप चलाने पड़े। जांच की सुई ईरान के साइबर क्रिमिनल्स और IRGC से जुड़े हैकर ग्रुप की तरफ घूम रही है। शुरुआती जांच में सामने आता है कि हमलावरों ने वाटर नेटवर्क के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी OT से जुड़े सिस्टम को निशाना बनाया, यानी वो तकनीक जो किसी भी वाटर सिस्टम का दिमाग मानी जाती है। इस हमले के बाद अमेरिका की जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले का पैटर्न साइबर AV3Angels नाम के हैकर ग्रुप से मिलता जुलता है। अमेरिकी एजेंसियां हैकर्स के इस ग्रुप को IRGC से जुड़ा बता रही। खतरे को देखते हुए CISA ने पूरे वाटर सेक्टर के लिए नई चेतावनी जारी की। इंटरनेट से जुड़े प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC को तुरंत सुरक्षित करने, रिमोट एक्सेस सीमित करने और जरूरत पड़ने पर मैनुअल ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। यही नहीं, अलर्ट अब सिर्फ मिनेसोटा तक सीमित नहीं। सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका के कम से कम 7 राज्यों में किसी बहुत बड़े साइबर हमले की चेतावनी जारी की। और अमेरिका के मिनेसोटा में साइबर हमले का असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। 36 शहरों का वाटर नेटवर्क खतरे में आ गया। मिनेसोटा के ब्राहाम शहर से इस साइबर हमले का असर देखिए, जहां हैकर्स की सेंधमारी से ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया और प्लांट शटडाउन की नौबत आ गई। अधिकारियों ने बिना वक्त गवाए सिस्टम को नेटवर्क से अलग किया और बैकअप के जरिए प्लांट को रीस्टार्ट किया। मिनेसोटा प्रांत के प्लायमथ शहर में 2 बड़े वाटर टावर और 14 सीवर लिफ्ट स्टेशनों से डिजिटल संपर्क अचानक टूट गया। पूरे शहर के वाटर नेटवर्क को खतरे में देख तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर पूरे सिस्टम को मैनुअल मोड पर डालना पड़ा। तीसरा ठिकाना था साउथ सेंट पॉल। यहां रिमोट कंट्रोल सिस्टम में सेंध के संकेत मिले, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत मैनुअल ऑपरेशन लागू कर दिया। और चौथा मामला मैपल प्लेन का, जहां प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC के पासवर्ड बदल दिए गए। सुरक्षा के लिए यहां भी मैनुअल ऑपरेशन लागू करना पड़ा।
कुल 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम प्रभावित हुए। 7 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। FBI, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA जांच में जुटी। शुरुआती जांच में हमले का तरीका साइबर AV3 एवेंजर्स से मिलता है। साइबर AV3 एवेंजर्स खुद को कभी एक स्वतंत्र हैकर संगठन बताता था, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि IRGC के साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड से जुड़ा ईरान का साइबर क्राइम नेटवर्क है। साइबर AV3 एवेंजर्स को दुनिया की अलग अलग साइबर एजेंसियां अलग अलग नामों से ट्रैक करती हैं। कहीं स्टॉर्म 0784, कहीं हाइड्रोकिट है। अमेरिका के साइबर डेटाबेस मिट्रे में यह ग्रुप G1027 के नाम से दर्ज है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत है महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे को निशाना बनाना। पानी की सप्लाई, बिजली का नेटवर्क, खाद्य उत्पादन इकाइयां, अस्पताल, यानी ऐसे सिस्टम जिनके ठप पड़ते ही आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होने लगी। और अमेरिका में साइबर हमलों की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी पहली बड़ी चेतावनी अप्रैल 2026 में मिली। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA ने देश भर के महत्वपूर्ण नागरिक ढांचे को अलर्ट जारी किया। चेतावनी दी कि पानी, ऊर्जा और परिवहन से जुड़े कंट्रोल सिस्टम हैक हो सकते हैं। कुछ ही हफ्ते बाद मई 2026 में अगला हमला सामने आया। इस बार निशाना बने फ्यूल स्टेशन। हमलावरों ने ऑटोमेटिक टैंक गेज यानी ATG सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की। ईंधन का स्तर बताने वाले डेटा से छेड़छाड़ के संकेत मिले, जिससे बड़े गैस लीक का खतरा पैदा हो सकता था। और फिर 26 से 27 जुलाई मिनेसोटा के 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम साइबर हमले की चपेट में आ गए। अब जांच एजेंसियां इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देख रही हैं। हमले के तरीके में समानताएं तलाश की जा रही हैं, जबकि ईरान कनेक्शन की भी जांच जारी। रणनीति है कि अगर अमेरिका या इस्राइल ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बारूद से हमला करेंगे, तो ईरान अपनी साइबर सेना और प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरे पश्चिमी ब्लॉक के नागरिक बुनियादी ढांचे को लाचार करते। ईरान के मोर्चे पर अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि समुद्री मार्ग खुलवाने के लिए उसे अपनी नौसैनिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे दूसरे मोर्चों पर पकड़ ढीली हो जाएगी। इसलिए ट्रंप ने सऊदी अरब को एक जिम्मेदारी सौंपी है। यह जिम्मेदारी है समुद्री मार्गों को खुलवाने के लिए नया गठबंधन तैयार करने की, जिसमें कामयाबी भी मिल गई। अब इस गठबंधन की तैयारी क्या है, इनका काम क्या है और ये मिलकर कैसे काम करने वाले, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। इस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हो गए। इस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस का जॉइंट कमांड सेंटर रियाद, जेद्दा या जिबूती में बनाया जा सकता है, जहां से सैटेलाइट, रडार और ड्रोन की मदद से समंदर के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। और अरब के नए गठबंधन में पहली रणनीति है समुद्र को सेक्टर में बांटना, जिसके तहत लाल सागर की जिम्मेदारी इजिप्ट, सऊदी अरब और जॉर्डन संभाल सकते हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट में कार्गो और शिप की सुरक्षा की जिम्मेदारी सहयोगी देश जिबूती, सोमालिया और खुद यमन ले सकते हैं। फारस की खाड़ी में भी सुरक्षा के लिए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और कतर सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो वही अरब सागर में शिपिंग लेन की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरब और दूसरे सहयोगी देशों को मिल सकता है। अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, नौसैनिक तकनीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। पाकिस्तान के पास फ्रिगेट्स हैं, एंटी सबमरीन क्षमता और समुद्री गश्त की सुविधा है। इजिप्ट स्वेज नहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है और जिबूती के सैन्य अड्डों से सीधे ऑपरेशन हो सकते हैं। और आर्कटिक सागर रूट वो शिपिंग लेन होगा जिसकी शुरुआत चीन के दालियान पोर्ट, किंगडाओ पोर्ट, शंघाई पोर्ट या निंगबो झोवशान पोर्ट से होगी। यह रास्ता बेरिंग स्ट्रेट और आर्कटिक सागर से गुजरेगा, जिससे नीदरलैंड्स के रॉटरडैम पोर्ट, पोलैंड के ग्दांस्क पोर्ट, जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट और ब्रिटेन के फेलिक्सटो पोर्ट तक सीधी पहुंच होगी। यह समुद्री रास्ता यूरोप तक पहुंचने का आसान रूट होगा, जिसमें सिर्फ 20 दिन का समय लगेगा, जबकि पारंपरिक रूट से शिपिंग में 40 से 45 दिन लगते रहे। इस रूट से फायदा यह होगा कि हॉर्मुज और बाब अल मंदेब के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। आने वाले दिनों में यही रास्ता व्यवसाय का सबसे सुलभ विकल्प बन सकता है और इसी रूट पर बीमा और सुरक्षा लागत पहले से भी कम हो जाएगी। यानी चीन के धन से तैयार हो रहा आर्कटिक रूट अमेरिका और स्वेज नहर की अहमियत ही खत्म कर देगा। अगर दुनिया का व्यापार लाल सागर से हटकर आर्कटिक में शिफ्ट हुआ, तो ये रूस चीन के लिए इस सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक और आर्थिक जीत होगी। और पेंटागन में वॉर कमांडर्स पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए और इसकी वजह बीते 24 घंटे में हुआ अमेरिकी वायुसेना को नुकसान।
ईरान ने यूएस वायुसेना के 3 F-35 फाइटर जेट तबाह करने का दावा किया है। ईरानी मिसाइल जब टकराई तब फाइटर जेट जॉर्डन में एयरबेस पर मौजूद थे। इतिहास में ऐसा पहली बार है जब दुश्मन के हमलों में F-35 जेट पूरी तरह से ध्वस्त हुए। वो भी एक नहीं, तीन फाइटर जेट। एक तरफ अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं, जिसने ट्रंप की फिक्र को और बढ़ा दिया है। IRGC का दावा है कि हमलों में 3 F-35 फाइटर जेट तबाह हो गए। ये फाइटर जेट जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर मौजूद थे। एक दिन में अमेरिका का यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। एक F-35 फाइटर जेट की कीमत 1040 करोड़ रुपए के आसपास। ऐसे में 3 F-35 जेट की कीमत लगभग 3120 करोड़ रुपए आंकी जा रही। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों को झूठा करार दिया है। सेंटकॉम की माने तो उसके सभी जेट सुरक्षित हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की दागी सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। बहरीन में ईरान ने शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए। दावा है कि इन हमलों में बेस पर मौजूद नेविगेशन सिस्टम और इमरजेंसी पावर जनरेटर तबाह हो गए। हमले के वक्त बेस पर P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी मौजूद था, जिन्हें ओमान में शिफ्ट किया गया है। कुवैत में ईरान ने अली अस सालेम एयरबेस को दहलाया। हमले में 2 ड्रोन हैंगर तबाह हो गए, वहीं एक फ्यूल टैंक भी नष्ट हो गया। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के लिए किया जाता था। जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 3000 टॉमाहॉक मिसाइलें थी, लेकिन अब करीब 2000 मिसाइलें ही बची। इस एक मिसाइल की कीमत $26 लाख के आसपास। टॉमाहॉक के खाली होते जखीरे को भरने में करीब 3 साल 11 महीने का वक्त लग सकता है। इसी तरह युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास 4000 JASSM मिसाइलें थी, लेकिन अब महज 2800 मिसाइलें ही बची। इस एक मिसाइल की कीमत $26 लाख के आसपास। इसके स्टॉक को पूरा करने में 4 साल का वक्त लग सकता है। अमेरिका के पास करीब 90 PRSM मिसाइलें थी, लेकिन अब महज 20 मिसाइलों का स्टॉक बचा है। इस एक मिसाइल की कीमत करीब $16 लाख है। PRSM के जखीरे को भरने में 3 साल 10 महीने का वक्त लग सकता है। SM-3 मिसाइलों का जखीरा भी करीब आधा हो चुका है। अमेरिका के पास ऐसी 410 मिसाइलें थी, लेकिन अब करीब 160 से 280 मिसाइलें शेष बची। इसकी कीमत $2.87 लाख के करीब। इसके स्टॉक को पूरा करने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। थर्ड इंटरसेप्ट की बात करें तो अमेरिका के पास 360 थर्ड के इंटरसेप्टर, लेकिन अब 70 से 170 ही बचे। और रूस यूक्रेन युद्ध अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। रूस और यूक्रेन के बीच का यह संघर्ष अब तक के सबसे भीषण, खूनी और विनाशकारी चरण में प्रवेश कर चुका है। अब जंग के मैदान की सीमाएं सिर्फ अग्रिम मोर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की राजधानियां सीधे तौर पर इस खूनी खेल के केंद्र में आ चुकी हैं। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट है, क्रेमलिन ने मॉस्को के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक शेल्टर मैप जारी करने शुरू कर दिए हैं। ये नक्शे उन भूमिगत जगहों की लोकेशन बताते हैं जहां आपात स्थिति में लोग शरण ले सकते हैं। अब रूस के पास 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प है मॉस्को को अभेद्य किले में बदलना, और दूसरा विकल्प है यूक्रेन के हथियारों का दहन करना। पश्चिम एशिया में शांति लाना जितना ईरान के मोर्चे पर अमेरिका के लिए संकट बन गया है, उससे ज्यादा बड़ा संकट बन गया है गाजा और लेबनान के मोर्चे पर इजरायल को समझाना। ट्रंप ने गाजा पीस प्लान पर हमास को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन नेतन्याहू है कि वो ट्रंप के सामने भी झुकने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं, जिसके तहत 14 दिन में हमास सभी हथियारबंद गुटों के हथियारों की सूची तैयार होगी। वहीं गाजा का प्रशासन नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से हमास भारी हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र को सौंपेगा।